हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। वी वर डूइंग चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है साइकोडायनामिक अप्रोच। इससे पहले हम ट्रेट और टाइप अप्रोचेस कर चुके हैं। यू कैन चेक आउट द वीडियोस। आज हम बात करेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच की। नाउ साइकोडायनामिक जो अप्रोच है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर अप्रोच है। सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी ये अप्रोच एंड ही वाज अ फिजिशियन। तो जब वो अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते थे तो अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ ही यूज टू यूज हिप्नोसिस। हिप्नोटाइज कर देते हैं ना जैसे, सो हिप्नोसिस वो यूज करते थे और अपने पेशेंट्स को फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स उनकी डील करने के लिए। एंड उन्होंने ये नोट किया कि पेशेंट्स जो हैं दे वांट टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं पेशेंट्स, ठीक है। और बात करने से उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। और वो तो अगर आप भी कभी अपने स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई डिस्कस करते हो कोई बात, तो आपको भी एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस होता होगा थ्रू एंग्जाइटी जो भी है, आपको जो भी टेंशन हो रही है वहां से एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता ही है हम सबको अपनी बात शेयर करने से, राइट। तो चलो देखते हैं। फ्रॉइड की अगर मैं बात करूं साइकोडायनामिक अप्रोच की, तो उन्होंने 3 मेथड्स यूज किए। उन्होंने यूज किया फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एरर। कि इसलिए यूज किया इंटरनल फंक्शनिंग समझने के लिए ह्यूमन माइंड की। हमारा ह्यूमन माइंड कैसे फंक्शन करता है उसके इंटरनल फंक्शनिंग को समझने के लिए उन्होंने ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एरर और फ्री एसोसिएशन का सहारा लिया ना। फ्री एसोसिएशन क्या होती है? फ्री एसोसिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पर्सन को ओपनली अपने शेयर करने दिए जाते हैं थॉट्स और फीलिंग्स, आइडियाज। मतलब सिगमंड फ्रॉइड का एक बहुत फेमस तरीका है कि उनके क्लिनिक में ना एक काउच होता था, मतलब सोफा, ठीक है। एक सोफा सा होता था जिसपे वो पेशेंट को लिटा देते थे और फिर उसको बोलते थे कि ठीक है अब मुझसे डिस्कस करो, क्या डिस्कस करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। और वहां से उनके पेरेंट्स, तो ये मेथड होता है, इस मेथड को कहते हैं फ्री एसोसिएशन। तो उनके पेरेंट्स, उनके जो पेशेंट्स थे, उनके पे, उनके पेशेंट्स बात करने लगते थे, ठीक है। और अपने सारे थॉट्स को निकाल देते थे, जो भी उनके मन में चल रहा है वो बिल्कुल खाली कर देते थे, सारी फीलिंग्स शेयर करते थे, जो भी उनके आइडियाज उनके माइंड में आ रहे हैं वो सब शेयर करते थे एंड दे यूज टू फील अ सेंस ऑफ रिलीफ। सेकेंड मेथड था ड्रीम एनालिसिस का। सो ड्रीम एनालिसिस का मतलब है कि अपने सपनों का एनालिसिस करना। ये सपना आया तो क्यों आया, इसका क्या मतलब है, सपना हमें क्या बताना चाह रहा है, वो सब अपने सपनों का। और ये सब हम करते ही हैं, मतलब हमें अगर कोई सपना आता है तो सुबह उठ के हम सोचते हैं कि मैंने ये क्या देखा ना सपने में। अगर हमें सपने याद रहे तो, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज हमें अपने सपने याद नहीं रहते, और समटाइम्स कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी एक भी सपना याद नहीं रहता, और कुछ लोगों को बहुत साल पुराने तक सपने भी अपने याद रहते हैं। तो अगर आपको याद रहा अपना सपना तो उसका ड्रीम एनालिसिस किया जाता है। मतलब कि देखा जाता है कि सपने में क्या देखा, क्या नहीं देखा, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका उस सपने का आपके रियल लाइफ से, जो आपकी आसपास घटित हो रहा है, जो आपके पास अभी चल रहा है, उससे क्या रिलेशन है उस सपने का। देन थर्ड इज एनालिसिस ऑफ एरर। एनालिसिस ऑफ एरर का मतलब है, इसमें आता है गलतियां, इस तरीके की गलतियां जो जानबूझ के इंसान नहीं करता पर अनजाने में हो जाती है। सबसे फेमस है स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग मतलब जब हम गलती से कुछ और बोल देते हैं, जैसे अभी मैंने पेशेंट्स की जगह पेरेंट्स बोल दिया, है ना, तो दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, की जुबान फिसल गई। तो एनालिसिस ऑफ एरर भी आपके इंटरनल फंक्शनिंग को बताते हैं। और एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अभी घर पे नहीं है, गए हुए हैं। सो मतलब आई मे बी मिसिंग माई पेरेंट्स, तो इसीलिए मेरे मुंह से पेशेंट्स की जगह पेरेंट्स निकल गया। तो ये आपकी इंटरनल फंक्शनिंग को भी बताते हैं, माइंड की स्लिप ऑफ टंग। ओके, नाउ फ्रॉइड ने कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी दिए हैं। फ्रॉइड ये समझना चाहते थे कि लोगों के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
वो कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कैसे रिजल्ट करते हैं, क्या रिजल्ट होता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स का। ठीक है, तो वो ये समझना चाह रहे थे कि लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, सब थ्योरिस्ट बेसिकली, सब साइकोलॉजिस्ट अपने अपने हिसाब से ह्यूमन फंक्शनिंग को, ह्यूमन के माइंड कैसे फंक्शन करता है उसको समझने की कोशिश करते आए हैं। तो फ्रॉइड ने भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिए हैं ह्यूमन माइंड को समझने के लिए। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है प्री कॉन्शियस, और तीसरा है अनकॉन्शियस। तो ये तीन जो है हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। नाउ कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मतलब अवेयर। ठीक है, जैसे आप अभी जग रहे हो, ठीक है, आप अभी जाग रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसके बाद कुछ थॉट्स आपके मन में चल रहे होंगे, कुछ फीलिंग्स हैं, आप अपने एक्शंस को लेके अवेयर हो, तो जो भी आपकी अवेयरनेस में है वो कॉन्शियसनेस है। सेकेंड लेवल आता है उसके नीचे प्री कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस सबसे ऊपर अपर लेवल है, उसके बाद सेकेंड लेवल पे उसके नीचे आता है प्री कॉन्शियस लेवल। प्री कॉन्शियस लेवल में ऐसी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं कि जिनको अगर हम क्लोजली उस पर ध्यान दें, अटेंड करें उनको, तो ही हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या खाया था या परसों क्या खाया था, तो ऐसा बात नहीं है कि कल क्या खाया था आपको याद नहीं होगा, याद आ जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, बट वो आपके फिर कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, दैट इज प्री कॉन्शियस। फिर होता है अनकॉन्शियस, थर्ड लेवल पे और सबसे नीचे वाले लेवल पे। ये इसी तरीके से लिखे जाएंगे, कॉन्शियस सबसे अपर लेवल है, फिर उसके बाद प्री कॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। ना अनकॉन्शियस क्या होता है? यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, जीरो अवेयरनेस होती है यहाँ पे, जीरो अवेयरनेस। ठीक है, हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसको मटेरियल को निकालना इतना आसान नहीं होता। अनकॉन्शियस जो होता है हमारा रिजर्वेयर होता है। रिजर्वेयर मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खजाना, ऐसे ही खजाना होता है हमारे इंस्टिंक्ट्स का और एनिमल ड्राइव्स का। हमारे इंस्टिंक्ट्स का और एनिमल ड्राइव्स का ये खजाना होता है हमारा अनकॉन्शियस। तो इंस्टिंक्ट्स या एनिमल ड्राइव्स क्या होती है? इंस्टिंक्ट्स या एनिमल ड्राइव्स का मतलब है कि इस तरीके के ड्राइव्स जो नेचुरली इनबॉर्न है, इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं नेचुरली इनबॉर्न होते हैं हमारे अंदर। एनिमल ड्राइव्स क्या होती है? ईट, स्लीप, सेक्स, ये सब एनिमल ड्राइव्स है। ठीक है, जो जानवर होता है उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए और सो लिया, खा लिया, या फिर आगे अपना प्रोकास्टिने वो करने के लिए प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन कर लिया, मतलब कि यू नो दे एनिमल्स को क्या चाहिए होता है? बस खाना चाहिए, सोना चाहिए, एंड दे वांट टू हैव सेक्स सो दैट दे कैन प्रोड्यूस बेबीज, दैट्स इट। तो इस तरीके की जो ड्राइव्स हैं हमारी, एनिमल ड्राइव्स हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस में रहती हैं, जिसके लिए हम एज सच अवेयर नहीं होते बहुत बार। और ऐसे ही आइडियाज, ऐसे ही हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज या कुछ ऐसी विशेस होती हैं जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से कंसील कर दी जाती है। कंसील कर दी जाती है मतलब हाइड कर दी जाती है, छुपा दी जाती है, सो दैट, क्योंकि अगर वो इस तरीके की चीजें हमारे कॉन्शियसनेस में आएंगे तो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि क्या करें क्या नहीं करें, अगर उसके तरफ ज्यादा ध्यान गए तो हो सकता है हमें कुछ गिल्ट भी हो, गिल्ट राइज हो। कई बार होता नहीं है कि कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं तो हम सोचते हैं यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं मुझे, तो वो होता है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होना। ठीक है, वो हमें ना राइज हो, इसलिए हमारा कॉन्शियस ब्रेन से, कॉन्शियस माइंड से हटा के वो चीजें हमारे अवेयरनेस से हटा के छुपा दी जाती है, हमारा माइंड अनकॉन्शियस में फेंक देता है, अनकॉन्शियस में डाल देता है सारी चीजें। और जो भी हमारी इस तरीके की डिजायर्स हैं, हमेशा हमारी जो कॉन्शियस माइंड है वो ट्राई करता है कांस्टेंट, मतलब लोग जो होते हैं वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल के अंदर रहते हैं कि कैसे वो सोशली एक्सेप्टेबल वे से दिखाई जाए, एक्सप्रेस की जाए अपनी अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को, कैसे एक्सप्रेस करें जो कि सोशली एक्सेप्टेबल भी हो। ठीक है, और
एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत भी ना हो, मतलब हमारी काम भी हो जाए, वो बोलते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब हमारा काम भी हो जाए, एक्सप्रेस भी कर दें हम अपनी इम्पल्स को, और वो सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एक एग्जाम्पल समझ लो, फॉर एग्जाम्पल कि किसी में बहुत ज्यादा एग्रेशन है, ठीक है, और खूब उसको, अब लोगों को मारना, किलिंग जो है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है ना, मर्डर नहीं कर सकते आप लोगों का। बट अगर किसी में इतना ही ज्यादा एग्रेशन है, उतना उनको मारने पीटने का दिल करता है, तो अगर मान लो हम उनको बॉक्सिंग में, जूडो कराटे में या इस तरीके की चीजों में डाल दें, तो उनका जो जितना एग्रेशन है वो वहां पे निकल भी जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली वहां पे भी रूल्स होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आप जान से ही मार दोगे किसी पर्सन को। कहने का मतलब है जितना भी एग्रेशन है जो वो नॉर्मली सोसाइटी में नहीं दिखा सकते, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन एक बॉक्सिंग रिंग में वो एग्रेशन दिखा सकते हैं। क्या कहते हैं, और जो भी ऐसे फाइट्स वाले हैं, WWE हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जूडो कराटे हो गया, टाइक्वांडो हो गया, जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें एग्रेशन दिखा सकते हैं, यू कैन फाइट विद अदर पर्सन, तो वो सोशली एक एक्सेप्टेबल वे है ऐसी चीजों को, हमारे अनकॉन्शियस चीजों को दिखाने का, जो कि जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर अनसक्सेसफुल रहे, अपने कुछ अंदर हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हुए, तो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी दिखने लगती है, ठीक है, हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो आपको अंदर से प्रेशर आ रहा है कि भाई, प्रेशर पड़ रहा है कि भाई नहीं दिखाना, एक तरफ से आपको भी पता है कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है इतना एग्रेशन दिखाना, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। और दूसरी तरफ से आपको बहुत डिजायर भी है, मतलब आप में इतना एग्रेशन हाई है कि आप मारपीट पे उतर आते हो, हाथ उठा देते हो और ये सब। तो जब इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और अगर इनको रिजॉल्व नहीं किया जाए, तो फिर एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। मान लो किसी बच्चे में इस तरीके के बहुत ज्यादा एग्रेशन हाई है, अगर उसके पेरेंट्स ने उसको किसी इस तरीके की क्लासेस में, कराटे क्लासेस में या इस तरीके की किसी स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में नहीं सिखाया, नहीं डाला, तो वो बच्चा क्या करेगा, घर पे एग्रेशन दिखाएगा, तोड़ा फोड़ी करने लगेगा, और फिर बड़े होते 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 जो है इनका एंटी सोशल बिहेवियर भी हो जाता है, हर किसी से लड़ाई करेंगे, ठीक है, लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि नेचुरली उनको उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साइकोलॉजिकली, तो वो बिहेवियर धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लगता है। अब है कि अनकॉन्शियस तक पहुंचा कैसे जाए। अनकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए जैसे जो भी हम भूल जाते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ही भूल गया, कोई बच्चा ट्यूशन जाना ही भूल ही गया कि आज मेरी ट्यूशन क्लास थी, क्यों? या तो उसको ट्यूशन में मजा नहीं आ रहा, एंजॉय नहीं कर रहा, या मतलब, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि भूले तो क्यों भूले, व्हाट इज द रीजन भूलने का। मिस प्रोनाउंसिएशन, कई बार हम चीजों को मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, बोलना कुछ था और बोल कुछ जाते हैं। जोक्स, जोक्स भी हमें बहुत कुछ बताता है आपके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, किस तरीके के जोक्स आप सुना रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है, क्या चल रहा है आपके माइंड में। ड्रीम्स तो मैं हम बात कर ही चुके हैं कि ड्रीम एनालिसिस तो बताता ही है आपके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कि क्या चल रहा है। तो ये जो फॉरगेटिंग है, मिस प्रोनाउंसिएशन है, जोक्स हैं, इन सब को समझने से हम अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको समझ सकते हैं। फ्रॉइड ने एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर भी डेवलप किया था जिसको बोलते हैं साइको एनालिसिस, ठीक है। साइको एनालिसिस क्या है? एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अनकॉन्शियस के, जो हमारा क्लाइंट है या जो हमारा पेशेंट है, उसके माइंड के अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। उस एक्सप्लोरेशन के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं साइको एनालिसिस। बेसिक जो गोल होता है साइको एनालिसिस का वो होता ही यही है कि हम कैसे साइको एनालिटिक थेरेपी करके हम लोगों को ठीक करते हैं। और लोगों को कैसे ठीक करते हैं? उनका जो भी अनकॉन्शियस मटेरियल है, ठीक है, वो कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आते हैं, ठीक है, अवेयर अवेयर करवाते हैं उनको उनसे, और उसलिए वी हेल्प देम टू लिव इन अ मोर सेल्फ अवेयर एंड इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब कि अगर आपका अनकॉन्शियस कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से आप ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तो जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, अगर वो साइको एनालिटिक थेरेपी करेगा, तो उसका साइको एनालिटिक थेरेपी देने का आपको क्या मोटिव होगा कि आपके अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाया जाए, और ताकि आप ज्यादा अवेयर हो अपने आप के बारे में, और उसको इंटीग्रेट किया जाए आपके
आज की लाइफ में, ठीक है, एक हेल्दी, मतलब कहते हैं ना कि हर अच्छे इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है और हर कुछ बुरे इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो जो दोनों ही पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव्स दोनों ही आपके साथ मिलजुल के रहें, दोनों की एक्सेप्टेंस हो, अवेयरनेस हो, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में लाइफ जीना। तो इस तरीके से, ताकि आपके बिहेवियर में कोई इश्यूज ना आए, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आपके ना हो। तो ये काम होता है साइको एनालिटिक थेरेपी का। आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉइड ने कुछ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी भी बताया। पर्सनालिटी को हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से, अपने ढंग से डिफाइन करा है, ठीक है। अभी तक हमने ट्रेट थ्योरीज पढ़ी हैं, टाइप थ्योरीज पढ़ी हैं, उनमें आपने देखा पर्सनालिटी को कैसे अलग अलग टाइप में बांधा गया है, डिफाइन किया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेट्स के हिसाब से पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉइड। तो फ्रॉइड ने कैसे अपने पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी है वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट जो है पर्सनालिटी का, वो होता है इड, ईगो, सुपर ईगो। नाउ जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, वो 3 चीजों से बनती है पर्सनालिटी: इड से, ईगो से, सुपर ईगो से। And they reside in the unconscious as forces. They can be inferred from the ways people behave. इड, ईगो और सुपर ईगो की जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे इन्फर करा जा सकता है, मतलब कैसे पता लगाया जाता है? पीपल के, लोगों के बिहेवियर में आपको दिखेगा कि उनका इड से फंक्शन कर रहे हैं वो, या ईगो से फंक्शन कर रहे हैं, या सुपर ईगो फंक्शन कर रहे हैं। किस समय पे है? तीनों ही हमारे अंदर, तीनों ही चीजें सबके अंदर होती हैं, लेकिन किस समय पे कौन सी चीज हावी है और कैसे फंक्शन कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी ईगो कर रही है, सुपर ईगो कर रही है, या इड कर रही है, वो हमें पता चलता है लोग जैसे बिहेव करते हैं उससे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में फर्स्ट एलिमेंट है इड का। इड क्या होता है? इड हमारी इंस्टिंक्टिवल एनर्जी होती है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे वो एनिमल्स वाली होती है ना, अपना ही प्लेजर चाहिए उनको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, दे जस्ट हैव टू ईट, उनको खाना चाहिए, सोना चाहिए, एंड दे वांट टू हैव सेक्स, दैट्स इट। एनिमल को कुछ नहीं चाहिए होता। तो ऐसे ही जो हमारी इड होती है, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, अपने प्लेजर को लेके काम करती है, उसको कोई पड़ी नहीं है मॉरल वैल्यूज की, ठीक है। तो इट डू नॉट केयर अबाउट द मॉरल वैल्यूज, क्या मोरालिटी है, सही क्या है, गलत क्या है, सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है, कुछ नहीं पड़ी उस इड को। इड को बस ये चाहिए कि मेरा प्लेजर, ठीक है, जिसमें मुझे प्लेजर मिल रहा है वही करना है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब अभी के अभी सेटिस्फाई करो मेरी नीड्स को, वैसा चाहिए इड को। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई बच्चा है जो आइसक्रीम खा रहा है, अब उसको आइसक्रीम खाता देख आपका भी मन कर गया कि मुझे भी आइसक्रीम खानी है ना। अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आप उसे छीन के नहीं खा सकते, पर इड को ये बात समझ नहीं आएगी। इड में ना मोरालिटी वैल्यूज होती है, ना सोसाइटी का कुछ होता है। इड को चाहिए कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो कर रहा है, अभी चाहिए तो मतलब अभी चाहिए मेरे को आइसक्रीम, ठीक है। उसको ना अपना प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है इड, कि मतलब मुझे जिस चीज में प्लेजर आ रहा है दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। फिर आता है ईगो। ईगो जो है हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो क्या करता है? ईगो इड को बोलता है कि उसको गाइड करता है कि एप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग क्या है, ठीक है, कि कैसा, अगर ठीक है तुम्हारा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो यू कैन आस्क द पर्सन कि कैन आई शेयर योर आइसक्रीम विद यू, ठीक है, या तो आप परमिशन लेके उनसे शेयर कर लो, या फिर आप खुद जाके खरीद के खा लो, ठीक है, या आप पेरेंट्स को बोलो, मम्मा को बोलो या फादर को बोलो या किसी को बोलो कि मुझे आइसक्रीम ले दो। तो वो है तरीका खाने का, ठीक है। तो ईगो क्या करता है? ईगो यही करता है, ईगो सेटिस्फाई तो करता है जो इड की डिमांड है उसको, लेकिन ध्यान में ये भी रखता है कि रियलिटी क्या है लाइफ की, और क्या एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए हमारा, किस तरीके से इड, तो उस तरीके से इड जो है सेटिस्फाई करता है नीड्स को। देन कम्स सुपर ईगो, और थर्ड एलिमेंट है हमारी पर्सनालिटी का सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करता है ना? सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो जो है ये एक मॉरल ब्रांच है हमारे मेंटल फंक्शनिंग की। इड में जैसे कोई मोरालिटी नहीं थी, लेकिन ये सुपर ईगो जो है ये इसमें मॉरल ब्रांच है हमारी मेंटल फंक्शनिंग की, मतलब हमारा माइंड जो फंक्शन करता है उसमें मोरालिटी और प्रिंसिपल्स का काम सुपर ईगो करता है। सुपर ईगो बताता है इड को और ईगो को कि जो अभी ग्रेटिफिकेशन आपको चाहिए, जो इंस्टेंट आपको चाहिए आइसक्रीम, वो एथिकल है भी कि नहीं है। मतलब
मतलब ये होता है कि जैसे जो भी आपको इंस्टेंटली अभी चाहिए, तो सुपर ईगो ये बताता है कि ये अभी आपको चाहिए भी, इसकी जरूरत है भी, नहीं है, क्यों करना है। जैसे जब हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सुपर ईगो की बात मान रहे होते हैं। ये हेल्प करता है हमें इड की जो जिदें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, एज अ पेरेंट अथॉरिटी बन के। ठीक है, कि मतलब ये आपकी, जैसे आपकी मॉम आपको कह दे कि नहीं, लाइक अब भी आइसक्रीम खानी है, अब रात के मान लो 12 बज रहे हैं और आप बोल रहे हो, आपकी मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो इट बोल रहा है मेरे को तो अब भी आइसक्रीम खानी है, मुझे नहीं पता चाहे रात के 12 बजे हैं, जो भी बजे हैं, मेरे को अब भी खानी है आइसक्रीम। देन ईगो बोलते हैं, ईगो आपको बोलेगा कि अच्छा आइसक्रीम खानी है, तो सुपर ईगो बोलेगा कि भाई क्या बात है, रात के 12 बज रहे हैं, इस समय क्या ऐसा है कि जरूरी अभी बाहर निकल के जाओ, आइसक्रीम लेकर आओ और फिर आइसक्रीम खाओ, ये दिस इज नॉट अ करेक्ट बिहेवियर। क्या हो गया, कल सुबह दिन चढ़ेगा तब खा लेना आइसक्रीम। ठीक है, और ईगो क्या बोलेगा, ईगो काम करता है, ईगो मिडिल पाथ ढूंढता है। ईगो जो है हमारा, वो बीच का रास्ता ढूंढता है कि इड की भी जिद पूरी हो जाए, और जो है कोई एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, सोशल वायलेशन भी ना हो, कोई रूल्स वूल्स भी ना ब्रेक करें, और ऐसा भी मोरालिटी के अगेंस्ट भी ना हो। तो इड उस समय आपको क्या बोलेगा, आइसक्रीम में क्या होता है, बेसिकली आइसक्रीम मीठा है, ठंडा है, तो ऐसा करते हैं, कुछ और ठंडा और मीठा देखते हैं फ्रिज में, कि कुछ और मीठा पड़ा है, कुछ कुछ और मीठा खा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मीठे की क्रेविंग सेटिस्फाई होगी, आइसक्रीम ना सही तो कुछ और खा लेते हैं। तो हमारा जो ईगो है, वो एक मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश करता है, एक मिडिल वे ढूंढने की कोशिश करता है, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है कि इड की जो जिद है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और जो है हमारा मोरालिटी के अंदर भी रहे हम। ठीक है, सो ये काम होता है हमारी ईगो का। और सुपर ईगो तो हमारा जैसे पेरेंटल अथॉरिटी होती है वैसे तो फंक्शन करती है। नाउ किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी क्या डिसाइड करता है कि क्या स्ट्रेंथ है ईगो की, इड की, ईगो की और सुपर ईगो की। इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो पर्सन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी में इड ज्यादा फंक्शन हाई करेगी और वो इड के हिसाब से ही चलता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करता है, तो वो बंदा स्टेबल नहीं होगा, वो पर्सन। ठीक है, बट ईगो या सुपर ईगो जिसकी हाई होगी, वहां पे आपको स्टेबिलिटी फिर भी देखने को मिलेगी। फ्रॉइड ने एक और बात कही, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में भी बात करा है। उनको लगता है कि जो हमारी इड है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, दो सोर्सेस से, एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट और एक डेथ इंस्टिंक्ट, यहां से इसको एनर्जी मिलती है। डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में उन्होंने ज्यादा बात करी नहीं है फ्रॉइड ने, पर लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में उन्होंने क्या बोला है, बेसिकली ये जो लाइफ फोर्स है एनर्जी का, इसको बोलते हैं लिबिडो। ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट जो है हमारी, उसको लिबिडो बोलते हैं। ना आपको ये तो पता है कि हमारे ईगो का ये काम होता है कि वो इड की जिद को भी पूरा करे और मोरालिटी के अंदर भी रहे। तो ईगो जो है हमारी बेचारी, सुपर ईगो, सुपर ईगो और इड के बीच में फंस जाती है। ठीक है, और ऐसे में बहुत बारी एंग्जाइटी भी अराइज होती है, बहुत बारी टेंशन भी होती है। हाउ पीपल डील विद देयर, हाउ ईगो डील विद एंग्जाइटी लार्जली डिटरमाइंस हाउ पीपल बिहेव। तो हमारा बिहेवियर कैसे डिसाइड होता है, हमारा बिहेवियर ज्यादातर इस बात पे डिसाइड होता है कि हमारी जो ईगो है वो कैसे डील कर रही है, कैसे बैलेंस बना के रख रही है इड और सुपर ईगो के बीच में, वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है। तो कई बारी जो होता है, हमारी ईगो को डिफेंड भी करना पड़ता है। हमारी इंस्टिंक्टिव मतलब कि कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी नीड्स और ऐसी डिजायर्स आ जाती हैं जिसको एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता, तो उससे जो एंग्जाइटी होती है उसको अवॉइड करने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म लगाती है। ठीक है, और रोकती है जो भी अनकॉन्शियस मटेरियल है उसको अवेयरनेस में आने से, इंस्टिंक्टिव नीड्स को। तो ये ईगो कई बार हमारी डिफेंस मैकेनिज्म भी लगाती है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म एंग्जाइटी रिड्यूस करने का एक तरीका है, बाय डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी। डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी मतलब रियलिटी जो है वैसे ना देख के कुछ और गड़बड़ 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 हमें वहां पे शुरू हो जाती है। हम जो सच है, सच को वैसे नहीं देख रहे जो एक्चुअली में देखना चाहिए, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं वहां पर। तो ये डिफेंसेस क्यों लगाए जाते हैं, ये डिफेंसेस इसलिए, ये हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली ये सब चीजें होती हैं, ये हमें पता नहीं होता कि हम डिफेंस मैकेनिज्म लगा रहे हैं। किसी भी इंसान को जब वो डिफेंस मैकेनिज्म लगाता है, यूज करता है, तो उनको पता नहीं होता कि वो डिफेंस मैकेनिज्म लगा रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए लगाई जाती है कि जो एंग्जाइटी हमारे ब्रेन, हमारे माइंड में सडनली अराइज हो गई है बिकॉज ऑफ आर नीड्स एंड डिजायर्स, ऐसी डिजायर्स, ऐसी नीड्स जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते,
ठीक है, वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है या फिर अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, अभी कुछ चीजें ठीक नहीं है, तो उनको उससे जो अराइज होती है एंग्जाइटी, उसको शांत करने के लिए ईगो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म लगाता है। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बुक में दिए हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, कुछ का जिक्र यहाँ पे हुआ है जो हम देखेंगे। पहला डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन। रिप्रेशन का क्या मतलब होता है? रिप्रेशन का मतलब होता है दबा देना, रिप्रेस कर देना। रिप्रेस कर देना मतलब दबा देना। तो अपनी जो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, जो भी विशेस हैं, उसको दबा दिया जाता है। टोटली अनअवेयर हो जाते हैं हम कि अच्छा ऐसा भी मेरा कोई डिजायर था। ठीक है, अनकॉन्शियस में भेज दिया जाता है, मतलब ये वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसका एक्सेस नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अनकॉन्शियस में ऐसी विशेस को डाल दिया जाता है, हमारा जो माइंड है वहां पे डाल देता है चीजों को, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो उसकी अवेयरनेस हमें नहीं होती। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कई बार हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें भी नहीं पता होता कि हमने क्यों किया है, और फिर हम बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे कर दिया, ये क्यों करा मैंने ये। तो वो कहीं ना कहीं कुछ रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं बाहर आकर, और आपको भी नहीं पता होता उसका रीजन कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अनकॉन्शियस में कुछ ना कुछ तो था जो आपने दबा के रखा हुआ था, जिसको बहुत टाइम तक आप दबा रहे थे, पर आखिरकार एक ना एक दिन वो हमारे बिहेवियर में, वो चीजें हमारे बिहेवियर में आ ही जाती हैं, और फिर हम बोलते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो वो होता है रिप्रेशन। देन आता है, सेकंड आता है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर। अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं लोगों के, वो दूसरों पे थोप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेंडेंसीज है, कुछ लोगों को देख के आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है और आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप उल्टा उन लोगों पे ब्लेम करोगे कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं करता, इसको गुस्सा आता है। ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता और मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है, बट आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आप उस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, वो इंसान आप पे ज्यादा गुस्सा करता रहता है, उसको आप पसंद नहीं हो, जबकि सच ये है कि आप उसको पसंद नहीं करते। तो वो सच को हमारा ब्रेन, क्योंकि ये हमारे लिए डिफिकल्ट टू हैंडल होता है, इसलिए वो प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। डिनायल जब होता है, टोटली हम रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करने से रियलिटी को, टोटल रिफ्यूजल, मतलब हम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर किसी को एड्स या HIV डायग्नोस हो गया, तो वो बंदा बोलेगा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगा, मैं तिबारा टेस्ट करवाऊंगा, मैं 4-5 बार टेस्ट करवाऊंगा, मैं अलग हॉस्पिटल में जाऊंगा, मैं ये वाले हॉस्पिटल में जाऊंगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब टोटल डिनायल है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल पता है क्या है? करण अर्जुन। करण अर्जुन वाली मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता, बट करण अर्जुन वाली जो मूवी थी उसमें देखा था, वो जो आंटी होती है, जो प्रोटैगनिस्ट होती है, वो सीधा बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे। और तो करण अर्जुन मर चुके होते हैं, वो पुनर्जन्म लेके आते हैं, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है, लेकिन वो मर चुके होते हैं, उनकी डेथ को वो एक्सेप्ट ही नहीं करती, और वो हमेशा वो बुजुर्ग हो जाती है ये कहते कहते कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो तो खैर मूवी है तो उन्होंने दिखा दिया पुनर्जन्म हो गया और आ गया, बट रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। पर रियल लाइफ में ऐसे जरूर होता है कि किसी किसी की फैमिली में या लोगों में ऐसे रियल लाइफ में इंसिडेंट्स जरूर होते हैं, केसेस होते हैं वेयर अ डेथ हैपेंस, बट जो अदर पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर है या कोई बहुत क्लोज पर्सन है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेंस ही नहीं आती उनको कि डेथ हो गया है। वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, इस हॉस्पिटल में लेके चलो, उस हॉस्पिटल में लेके चलो, इस डॉक्टर को दिखाओ, नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो वो होता है डिनाइल। देन फोर्थ होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स अपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स। मतलब रिएक्शन, हम जो हमारी असल में फीलिंग्स है, जैसे अगर हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करें कि आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है, ठीक है, तो बजाय आप उसमें उसमें प्रोजेक्शन नहीं कर रहे कि इसको मैं पसंद नहीं हूं, इस बार आप क्या कर रहे हो? इस बार आप एक्स्ट्रा स्वीट बिहेव कर रहे हो, यू आर बीइंग एक्स्ट्रा स्वीट टू दैट पर्सन, यू आर बीइंग एक्स्ट्रा नाइस टू दैट पर्सन। तो आपकी जो असली फीलिंग्स है वो छुप गई है। असली फीलिंग्स तो ये है कि यू हेट दैट पर्सन, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, बट वो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। या तो अपने बारे में आप बहुत अच्छा सोचते हो कि नहीं नहीं ऐसे नफरतें रखने वाला इंसान नहीं हूं मैं,
ठीक है, मैं अपने दिल में किसी के लिए नफरतें नहीं रखता। तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इस बात की एक्सेप्टेंस है कि आप इतनी स्ट्रांगली नफरत करते हो, ये बात आपको तकलीफ देती है, और इतनी तकलीफ देती है कि आप अब रिएक्शन फॉर्मेशन पे चले गए हो, आपकी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म लगा रही है। तो आप उस पर्सन के साथ एक्स्ट्रा स्वीट और एक्स्ट्रा नाइस होके बिहेव करते हो, अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस बंदे को पसंद नहीं करता, मैं बहुत स्वीट और अच्छा इंसान हूं, मैं हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ। ठीक है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल, और या फिर आप ये कह सकते हैं सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी सेक्सुअल अर्जेस को दिखा नहीं सकता, तो वो चैनलाइज कर देता है रिलीजियस फेवर्स में। ठीक है, मतलब कि उतना ही चैंट करने लगेगा भगवान का नाम, कि नहीं नहीं, ये सब तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, तो उतना ही अपना भक्ति में लग जाएगा, उतना ही राम का नाम जपने लग जाएगा, या जो भी है। ठीक है, तो ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड फिफ्थ इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन में पर्सन अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर को रीजनेबल बनाने की कोशिश करता है और एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अंगूर हाथ नहीं लगे तो खट्टे हैं। मतलब कि हाँ भाई, मुझे तो खाने ही नहीं थे, वैसे भी मुझे तो अंगूर अच्छे ही नहीं लगते, चाहे वो अच्छे लगते हैं, उसके लिए मेहनत करी, वो अलग बात है कि वो हाथ नहीं लगे तो हमने बोला मुझे तो खाने ही नहीं थे वैसे भी। एक और एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई एक ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, ड्रीम कॉलेज है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन वहां आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप क्या कहते हो? इंस्टेड ऑफ, क्योंकि वहां एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है फीलिंग्स को लेके, तो आप जस्टिफाई करने लगते हो। ठीक है, आप लॉजिकल हो जाते हो, वहां पे लॉजिक लगाने लगते हो, जहां पे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए वहां पे लॉजिक लगाने लगते हो। हाँ, तो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मुझे ठीक है, मैंने एडमिशन फॉर्म भरा था, मैंने एडमिशन दिया, मैंने एंट्रेंस दी थी, लेकिन अगर एडमिशन नहीं हुआ तो इट्स ओके, वैसे भी उसकी ना फीस बहुत आया, अच्छा ही हुआ एडमिशन नहीं हुआ। तो इस तरीके के जब जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा और फिर भी हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म खत्म होते हैं। नेक्स्ट वो है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो कीप ऑन वॉचिंग। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, डू गिव मी अ लाइक सो दैट आई नो कि आपको समझ आया। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।